बॉम्बे की बस्टलिंग सिटी में अक्टूबर 30 तारीख 1909 को एक नई लाइफ शुरू हुई। उनका नाम होमी जहांगीर भाभा था। वह लर्निंग और कल्चर की दुनिया में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली प्रोमिनेंट और वेल एजुकेटेड थी। उनके फादर एक डिस्टिंग्विश्ड लॉयर थे। उनकी मदर स्कॉलर्स की फैमिली से थी। अपने अर्ली डेज से ही यंग होमी किताबों से, आर्ट से और ग्रेट आइडियाज से घिरे हुए थे। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट था जो एक्सेप्शनल क्यूरियोसिटी वाले माइंड को नर्चर करने के लिए परफेक्टली सूटेड था। एक फर्टाइल ग्राउंड जहां से साइंस का एक जायंट जल्द ही इमर्ज होने वाला था। छोटे बच्चे के रूप में भी उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैसिनेशन दिखाया। वह सिंपल आंसर्स से संतुष्ट नहीं थे। वह जानना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। उनके पेरेंट्स की लाइब्रेरी उनकी पहली लेबोरेटरी थी। यहाँ वह साइंस की किताबों में घंटों खोए रहते थे, मैथमेटिक्स की किताबों में घंटों खोए रहते थे। लेकिन उनके इंटरेस्ट्स सिर्फ इक्वेशंस और थ्योरीज तक ही सीमित नहीं थे। वह दुनिया की ब्यूटी की ओर भी खींचे चले गए। उन्हें म्यूजिक पसंद था। उन्हें पेंटिंग में जॉय मिलती थी। आर्ट के लिए यह डीप अप्रिशिएशन, साइंस के लिए यह डीप अप्रिशिएशन, लॉजिक, क्रिएटिविटी। उनकी फॉर्मल एजुकेशन बॉम्बे के फाइनेस्ट स्कूल्स में शुरू हुई, कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन में, फिर एल्फिनस्टोन कॉलेज में। वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनके टीचर्स ने उनकी यूनिक टैलेंट्स को जल्दी पहचान लिया। वह एफर्टलेस ग्रेस के साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए लगते थे। फिर उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन किया। यहाँ यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज के लिए उनका पैशन सच में इग्नाइट हुआ। फिजिक्स की दुनिया रियलिटी के लिए अपनी एलिगेंट और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस के साथ उन्हें पुकार रही थी। ये एक ऐसी पुकार थी जिसका उन्हें जवाब देना था। एक जर्नी शुरू होने वाली थी, घर से बहुत दूर ले जाएगी और आखिरकार उनके नेशन की डेस्टिनी को बदल देगी। उनकी फैमिली को उम्मीद थी कि वह एक इंजीनियर बनेंगे। यह एक प्रैक्टिकल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन था। उन्होंने कल्पना की थी कि वह ग्रेट टाटा स्टील मिल्स चलाएंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेजा, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एनरोलमेंट किया, जैसा उनके फादर चाहते थे। लेकिन दिल वही चाहता है जो वह चाहता है, और होमी भाभा का दिल कॉस्मोस के मिस्ट्रीज से कैप्टिवेटेड था। गियर्स, लेवर्स, एटम्स, पार्टिकल्स। कैम्ब्रिज 1930s में होने के लिए एक थ्रिलिंग जगह थी। यह फिजिक्स में एक रेवोल्यूशन का एपिसेंटर था। पुरानी सर्टेनिटीज को तोड़ा जा रहा था। यूनिवर्स की एक नई पिक्चर इमर्ज हो रही थी। यूनिवर्स की एक स्ट्रेंज पिक्चर और वंडरफुल पिक्चर इमर्ज हो रही थी। यहाँ भाभा ने खुद को एज के ग्रेटेस्ट माइंड्स के बीच पाया। वह लेजेंड्स के साथ उन्हीं हॉल्स में चले। उन्होंने उन लेक्चर्स को सुना जो टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिख रहे थे। एटमॉस्फेयर डिस्कवरी से इलेक्ट्रिक था। यहीं पर वह एक ऐसे आदमी से मिले जिसने उनके लाइफ का कोर्स बदल दिया। ब्रिलियंट, फेमसली रिजर्व्ड पॉल डिराक। डिराक का क्वांटम मैकेनिक्स पर काम प्रोफाउंड, लगभग मिस्टिकल था। डिराक के एलिगेंट मैथमेटिक्स, डिराक के डीप फिजिकल इंसाइट्स ने भाभा के साथ पावरफुली रेजोनेट किया। उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में आर्ट और साइंस का अल्टीमेट फॉर्म देखा। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो यूनिवर्स को ब्रेथ टेकिंग प्रिसिजन। उन्हें तब पता था कि वह एक इंजीनियर नहीं बन सकते। उन्होंने अपने फादर को एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा। उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग समझाई। उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें फिजिक्स पढ़ने की अनुमति दी गई तो भी वह ग्रेटनेस हासिल करेंगे। उनके फादर ने अपने बेटे के पैशन की डेप्थ को देखते हुए मान लिया। होमी भाभा को अपना ट्रू पाथ मिल गया था। उन्होंने फंडामेंटल ट्रूथ्स का सीकर बनने का फैसला किया था। उन्होंने इमेंस ज़ील के साथ अपनी नई स्टडीज में खुद को झोंक दिया। एटॉम की दुनिया उनका नेचुरल हैबिटेट बन गई। उन्होंने अथक प्रयास किया। उनका माइंड नए क्वांटम लॉज को समझने के लिए दौड़ रहा था। उन्होंने 1934 में न्यूक्लियर फिजिक्स में अपनी पीएचडी की। उनका रिसर्च साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही वेव्स बना रहा था। वह हाई एनर्जी पार्टिकल्स के इंटरैक्शंस की खोज कर रहे थे। वह मैटर के बहुत हार्ट में डेल्व कर रहे थे। भारत वापस आकर भाभा ने बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक पोजीशन स्वीकार की। यह एक मॉडेस्ट रोल था, फिजिक्स में एक रीडर,
लेकिन इस छोटी सी शुरुआत से उन्होंने साइंटिफिक रेनेसांस की नींव रखनी शुरू कर दी। उनका मन अभी भी उन सवालों से जल रहा था जिन्होंने उन्हें यूरोप में फैसिनेट किया था। उन्होंने अपना ध्यान आसमान की ओर मोड़ा। वह एक डिटेक्टिव बन गए, क्लूज ढूंढ रहे थे यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम फिनोमेना के बारे में। उनका क्वारी कॉस्मिक रे, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो स्पेस की गहराई से अर्थ पर बरसती हैं। वे वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स के मैसेंजर्स हैं। उस समय कॉस्मिक रेस एक प्रोफाउंड मिस्ट्री थे। वैज्ञानिक जानते थे कि वे मौजूद हैं, पर उनकी नेचर और ओरिजिन पर इंटेंस डिबेट था। भाभा ने उन्हें एक नेचुरल हाई एनर्जी लैबोरेटरी के रूप में देखा। उन्होंने उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज विकसित की, क्योंकि वे हमारे एटमॉस्फेयर में क्रैश करते थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ काम किया, हाई एल्टीट्यूड बलून्स में भेजे गए फोटोग्राफिक प्लेट्स का उपयोग किया। वे गोस्टली पार्टिकल्स के छोड़े फेंट ट्रैक्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्येक ट्रैक एक पजल का टुकड़ा था, फंडामेंटल फोर्सेस का एक क्लू। उनका सबसे प्रसिद्ध थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन भाभा स्कैटरिंग। ये एक प्रिसाइज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था, कैसे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट और स्कैटर होते हैं। यह क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कॉर्नरस्टोन बन गई। वह थियोरी जो लाइट और मैटर के इंटरप्ले का वर्णन करती है। यह एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क था। इसने उनकी क्वांटम फिजिक्स मास्टरी दिखाई। उनका काम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, इसने एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट्स को डिस्कवरीज को टेस्ट और वेरीफाई करने का क्रूशियल तरीका दिया। IISc में मीसन्स पर उनका रिसर्च ग्राउंड ब्रेकिंग था। उन्होंने थियोराइज किया कि मीसन्स का लाइफ स्पैन बहुत कम था, इसलिए समुद्र तल पर डिटेक्शन मुश्किल था। भले ही एटमॉस्फेयर के टॉप पर वे अबंडेंस में बनते थे। इस काम ने उनकी रेप्यूटेशन मजबूत की। लेकिन जैसे जैसे वह कॉस्मोस के सीक्रेट्स अनलॉक कर रहे थे, एक बड़ी योजना बन रही थी। वह समझ गए थे कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में प्रोग्रेस के लिए भारत को इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता थी। होमी भाभा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट से कहीं बढ़कर थे। वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिमार्केबल गिफ्ट वाले विजनरी थे। उन्होंने देखा कि दुनिया के लीडिंग नेशंस में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए उसे अपने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की आवश्यकता थी। ब्राइटेस्ट माइंड्स इकट्ठा हो सके, कोलैबोरेट कर सके। उन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के निर्माण का सपना देखा जो दुनिया के बेस्ट के बराबर होगा। वह जानते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो क्षितिज पर थी, साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस के बिना अधूरी होगी। उन्होंने उस सेल्फ रिलायंस की नींव बनाने का दृढ़ संकल्प लिया था। 1944 में उन्होंने सर डोरबजी टाटा ट्रस्ट को एक अब फेमस लेटर लिखा। उन्होंने फिजिक्स की फंडामेंटल ब्रांचेस में रिसर्च के लिए एक फर्स्ट क्लास स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कंपेलिंग क्लैरिटी के साथ तर्क दिया। उन्होंने लिखा, हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने देश में रहें और आउटस्टैंडिंग स्कूल्स ऑफ रिसर्च का निर्माण करें, जैसा कि कुछ अन्य देशों के पास सौभाग्य से है। टाटा ट्रस्ट ने नेशन बिल्डिंग के अपने लंबे इतिहास के साथ उनके विजन की शक्ति को पहचाना। उन्होंने उनके प्रस्ताव को फंड करने के लिए सहमति व्यक्त की। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या TIFR का जन्म हुआ। शुरुआत में एक छोटे से बंगलो में रखा गया। TIFR जल्दी ही साइंस के लिए एक वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर बन गया। भाभा इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने इसे मेटिकुलस केयर के साथ पोषित किया। उन्होंने बेस्ट यंग साइंटिस्ट्स को हाथ से चुना। उन्होंने उन्हें अपने विचारों को आगे बढ़ाने की फ्रीडम दी। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग और फियर्सली इंडिपेंडेंट था। TIFR भारत की साइंटिफिक टैलेंट के लिए एक क्रेडल बन गया। यहीं पर भारत के फ्यूचर प्रोग्राम्स इन एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस रिसर्च के बीच पहली बार बोए गए थे। यह भाभा का इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन का पहला ग्रेट एक्ट था। उनका विजन और भी आगे तक फैला हुआ था। जैसे ही भारत ने 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, भाभा जानते थे कि एटॉमिक एनर्जी का नया युग इमेंस प्रॉमिस और पेरिल दोनों रखता है। उन्होंने देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को इस नई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया।
1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसमें भाभा इसका पहला चेयरमैन थे। वह अब एक ऐसे प्रोग्राम के हेल्म पर थे जो भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को डिफाइन करेगा। वह अब सिर्फ एक फिजिसिस्ट नहीं थे। होमी भाभा का इन्फ्लुएंस सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, वह इंटरनेशनल स्टेज पर आसानी से चले। वह ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड फिगर थे। वह समझते थे कि साइंस एक कोलैबोरेटिव वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइज है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि भारत नॉलेज का एक पैसिव रेसिपिएंट न हो, बल्कि इसके क्रिएशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। वह एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए एक पावरफुल वॉइस बन गए। उन्होंने डिसआर्मामेंट की वकालत की। उन्होंने न्यूक्लियर साइंस के बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी के साथ, विशेषकर डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ साझा करने की वकालत की। वह साइंस के एक ट्रू स्टेट्समैन थे। उनकी सबसे सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल रोल्स में से एक पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी पर पहले यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के रूप में थी। होमी भाभा एड्रेसिंग द 1955 यूएन कॉन्फ्रेंस इन जिनेवा। फोटो। यह लैंडमार्क इवेंट 1955 में जिनेवा में आयोजित किया गया था। इसने कोल्ड वॉर से विभाजित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक साथ लाया। अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भाभा ने एलोक्वेंस और फोरसाइट के साथ बात की। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी की जहां न्यूक्लियर फ्यूजन सभी के लिए लिमिटलेस क्लीन एनर्जी प्रदान कर सकता है। फ्यूजन विजुअलाइजेशन। लिमिटलेस क्लीन एनर्जी, एक फ्यूजन रिएक्टर की कल्पना। उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च में ओपननेस और कोऑपरेशन के एक नए युग की वकालत की। उन्होंने दुनिया के सामने एक कॉन्फिडेंट, साइंटिफिकली एडवांस्ड भारत प्रस्तुत किया। उनके लीडरशिप को दुनिया भर में उनके पीयर्स द्वारा मान्यता दी गई थी। होमी भाभा का लाइफ ट्रैजिकली कट शॉर्ट हो गया। जनवरी 24 तारीख 1966। वह जिस प्लेन में थे वह एल्प्स में माउंट ब्लांक में क्रैश हो गया। वह वियना में एक और इंटरनेशनल मीटिंग के लिए जा रहे थे। नेशन स्टन्ड रह गया। एक गाइडिंग लाइट बुझ गया था, लेकिन उन्होंने जो लेगेसी पीछे छोड़ी वह इंडिस्ट्रक्टिबल थी। ये सिर्फ साइंटिफिक पेपर्स में नहीं लिखी गई थी या फाउंडेशन स्टोन्स पर एच्ड नहीं की गई थी। यह मॉडर्न इंडिया के बहुत फैब्रिक में बुनी गई थी। उन्हें भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहना सही है, लेकिन उनकी लेगेसी उस सिंगल टाइटल से कहीं ज्यादा व्यापक है। उन्होंने दिखाया कि एक सिंगल इंडिविजुअल, एक क्लियर विजन और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ एक नेशन का कोर्स बदल सकता है। उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, TIFR विशाल एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, उनके लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं। वे रिसर्च और इनोवेशन के पावर हाउसेस बने हुए हैं। उन्होंने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की जनरेशन्स तैयार की हैं, जिन्होंने अनगिनत फील्ड्स में भारत की प्रोग्रेस का नेतृत्व किया है। उनका 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए भारत की खोज के लिए गाइडिंग ब्लूप्रिंट बना हुआ है। लेकिन उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में याद करना, पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा देखना है। वह एक्सक्विजिट टेस्ट के आदमी थे। उनका मानना था कि साइंस और आर्ट अलग अलग डोमेन्स नहीं थे, बल्कि ब्यूटी को समझने और व्यक्त करने के ह्यूमन इंपल्स के 2 पहलू थे। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूट्स को मैग्निफिसेंट आर्ट से भर दिया। उन्होंने अपने कैंपसेस के लिए ब्यूटीफुल गार्डन्स और लैंडस्केप्स डिजाइन किए। उनका मानना था कि क्रिएटिव थॉट के लिए एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट एसेंशियल था। उन्होंने दिखाया कि साइंस में लाइफ, कल्चर, ब्यूटी और नेचर के लिए डीप लव से रहित नहीं होनी चाहिए। आज जब भारत अपने स्पेस मिशंस के साथ स्टार्स तक पहुंच रहा है और एडवांस्ड कंप्यूटर्स और पावर प्लांट्स बना रहा है, तो वह एक ऐसे पाथ पर चल रहा है जिसे होमी भाभा ने साफ किया था। उन्होंने एक साइंटिफिकली लिटरेट, टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट भारत का सपना देखा था। उन्होंने उस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए अपना लाइफ समर्पित कर दिया। वह इंस्टीट्यूशंस के बिल्डर थे, ट्रूथ के सीकर थे और ब्यूटी के लवर थे। उन्होंने दिखाया कि विजन, पैशन और हार्डवर्क के साथ एक नेशन अपने प्रयासों से खुद को ऊपर उठा सकता है। होमी जहांगीर भाभा की कहानी फ्यूचर को आकार देने के लिए एक सिंगल ब्रिलियंट माइंड की शक्ति की एक टाइमलेस रिमाइंडर है।